जय श्री राम बच्चों। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर खत्म हो चुका है। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को गॉस थ्योरम का एक लास्ट एप्लीकेशन समझाया था कि एक चार्ज्ड चार्ज शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, उसके सरफेस पे, सरफेस से बाहर और उसके अंदर। याद है कि भूल गए? याद है ना? तो वो चैप्टर उसके साथ खत्म हो गया था। आज मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना न्यूमेरिकल करवा दूँ तुम लोगों को। तो पूरे चैप्टर में जितने भी टॉपिक अभी तक हमने पढ़े सबके ऊपर कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल आएंगे, वो हम करेंगे। बहुत मुश्किल और बड़े लेवल के नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही अभी हम करने जा रहे हैं। कोई दिक्कत? करें शुरू। एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है? A particle of mass 5 into 10⁻⁻6 ग्राम। एक पार्टिकल है जिसका कुछ वजन है, चार्ज नहीं है, चार्ज पार्टिकल नहीं बोला उसने उसका वजन दिया हुआ क्योंकि ग्राम में। is kept over a large horizontal sheet of charge density this। मतलब ये शीट है, ऐसे मान लो, कैसे समझाऊं, जैसे ये कोई शीट है, इसके ऊपर वो चार्ज यहाँ पर हवा में उड़ रहा है। समझ पा रहे हो? ये एक हॉरिजॉन्टल शीट है, इसके ऊपर चार्ज पार्टिकल रखा नहीं हुआ है ऐसे हवा में, और उसका चार्ज नहीं दिया हुआ बल्कि मास दिया हुआ है। तो इस शीट के ऊपर चार्ज है, बोल रहा है अ शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी दिस। मतलब मैं इसको ड्रॉ करके बना देता हूं। ये हॉरिजॉन्टल शीट है, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा कितना है? 4 × 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर। और चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है इससे ऊपर। ओ सॉरी, पार्टिकल चार्ज नहीं है, पार्टिकल का हमको क्या दिया हुआ है? खाली m। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑब्वियसली बात है, वजन है तो नीचे ही गिरेगा, और जो शीट है वो पूरी चार्ज है, और उसमें पॉजिटिव चार्ज है बच्चों या नेगेटिव है? कैसे पता? सिग्मा पॉजिटिव है। कोई दिक्कत? अब उसने ये बोला व्हाट चार्ज शुड बी गिवन टू दिस पार्टिकल सो दैट इफ रिलीज्ड इट डजंट फॉल डाउन। इसको कितना चार्ज मैं दूं ताकि ये नीचे ना गिरे बल्कि वहीं पे टिका रहे? बच्चों इस पार्टिकल का चार्ज वो मुझसे मांग रहा है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या ये नीचे जाना चाहता है? हाँ, यानी दो फोर्स यहाँ पर लग रहे हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि हो जाएगा mg, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो रिपल्शन की वजह से ऊपर इसको भेज रहा होगा। यानी नीचे लग रहा है fg, ऊपर लग रहा है f इलेक्ट्रोस्टैटिक। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। अच्छा, ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगेगा? अगर मान लो ये चार्ज होता तो मान लेते हैं इस पर चार्ज है q। लेट चार्ज ऑन पार्टिकल, ऑन मासिव पार्टिकल हम मान लेते हैं q है, तो ऊपर की तरफ फोर्स कितना लगेगा? F = QE। अरे भूल गए क्या? फॉर्मूले याद होने चाहिए यार। देखो न्यूमेरिकल कर रहे हो ना और फॉर्मूले नहीं पता, तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी और तुम भी, कोई फायदा नहीं है न्यूमेरिकल करने का। मेरा एक स्टूडेंट था, वो डेली 10 न्यूमेरिकल करता था, बस उसको लगता था बहुत कर लिए, और वो हमेशा फॉर्मूला शीट सामने रखता था, मतलब फॉर्मूला देख के लगा रहा है। फिर फायदा क्या हुआ? फॉर्मूले पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो अगर ये दोनों फोर्स बच्चों इक्वल हो गए, फर्स्ट और सेकेंड, तो जरा दिमाग लगाओ, ये यहीं पर रुक जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्या मैं बोल सकता हूँ Fg = Fe? क्या मैं बोल सकता हूँ बच्चों Mg = QE? सही है गलत? फाइंड क्या करना है? Q। तो बच्चों Q = क्या हो गया? mg/e हो गया। लेकिन एक मिनट, इतनी भी जल्दी नहीं है। m की वैल्यू पता है, g की वैल्यू पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक थिन चार्ज्ड शीट की वजह से कितना होता है? σ/2ε। थिन शीट, तो σ/2ε। क्या सिग्मा दिया हुआ है? ε0 की वैल्यू पता है। क्या मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ? तो बता दो कितना आ गया? Q = mg अपॉन सिग्मा अपॉन में 2ε0 ऊपर आ जाएगा। कोई दिक्कत? सबकी वैल्यू पुट कर दो, सबकी वैल्यू पुट कर दो। Q = m 5 × 10⁻⁻6, ये ग्राम में,
और ऐसा यूनिट है केजी। ग्राम को केजी में लाने के लिए क्या करोगे, अगेन 1000 से डिवाइड करोगे, तो इंटू 10 पावर अगेन -3 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई है नहीं? जी की वैल्यू कितनी है, 9.8। सही है गलत? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। हाँ ठीक है भाई, ऐसा यूनिट केजी होती है ना, ठीक है। 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कौन बताएगा? बहुत बढ़िया। डिवाइडेड बाय सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू कितनी है, ये रहा ना 2 एंड एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू कितनी है, ये रहा 4 × 10 पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। जैसे ही इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। देखो 2 2 जा 4, 2 से इसको काटोगे कितना आ जाएगा, 4.9, और फिर इसको मल्टीप्लाई करके 10 पावर में देखो कितना है, -12 और माइनस का हो गया 9, 12 और 9 -21। पहली बात तो ये तो कट ही गया, सही है ना। -12 और -3 कितना हो गया, -15, और बाकी का पार्ट सॉल्व करके फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 2.16 × 10⁻³ कूलम। ऐसा -13 इसलिए हो गया क्योंकि वो नंबर्स भी तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, उनकी भी वैल्यू डेसिमल आगे पीछे करोगे ये आ जाएगा। मतलब कैलकुलेशन कर लोगे ना, बहुत मुश्किल नहीं है। 10 पावर तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे, नंबर में खाली 5 है, 4.9 है, ये है। इन तीनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे भैया आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो अभी बताओ। क्लियर हो गया? यहां तक का क्वेश्चन हो चुका है। अब उसने अलग से एक बात और पूछी है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी रिमूव टू गिव दिस चार्ज। पहले तो स्टेटमेंट डाल के तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि उस पार्टिकल को मुझे इतना चार्ज देना होगा। लिख दूं या लिख लोगे? अब वो ये कह रहा है अगर तुम्हें किसी पार्टिकल को इतना पॉजिटिव चार्ज देना है तो इलेक्ट्रॉन उसको दिए जाएंगे या लिए जाएंगे? लिए जाएंगे ना। कितने, वो पूछ रहा है। तो बच्चों हम जानते हैं Q = ±N ही होता है। हमको पॉजिटिव चार्ज लाना है तो N विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/E। यानी जो भी हमारे पास आंसर आया है, अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास आंसर आ जाएगी। N की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.355 × 10⁻⁶। ये N की वैल्यू है। अब इसके लिए स्टेटमेंट क्या डाल के लिखोगे, this number of electrons must be or should be removed from this massive particle so that it will gain a positive charge of this। कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों इस क्वेश्चन में? इसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिख लेना। अब मैंने एक और क्वेश्चन लिख दिया है, जरा ध्यान से देखो। कई बार क्वेश्चन दिखने में तो बहुत लंबा चौड़ा होता है, लेकिन आंसर उसका इतना आसान होता है कि आप उसको देखोगे ना, देखते ही आंसर पता लग जाएगा। ठीक है। 2 लार्ज थिन पैरेलल मेटल प्लेट्स, जो भी पिक्चर दिमाग में बन रही है ड्रॉ करो। उसने बोला कि 2 थिन पैरेलल प्लेट्स यहां पर उपस्थित हैं, ये रही, पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। ठीक। ऑन देयर इनर फेसेस देयर सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ऑपोजिट साइन इन मैग्नीट्यूड दिस। बच्चों अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर कितना होगा, किसने बताया? क्वेश्चन नहीं बोला ना, ऑपोजिट। और इसने बोला सरफेस चार्ज डेंसिटी जो इसकी है पॉजिटिव वही इसकी है नेगेटिव, प्लस माइनस का फर्क है। और सिग्मा की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है, बोलो? 1.7 तो नहीं है, देख लेना भैया, 17 है ना। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे 3 रीजन डिवाइड हो गए, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3। कह रहा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड टू द राइट ऑफ द प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के राइट साइड में। बच्चों एक बात बताओ, इस पॉजिटिव प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, यानी इधर जाएगा। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 1, और ये नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से अंदर आएगा, इधर की तरफ ऐसे आएगा, E2। सही है गलत? तो देखो हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है। अब हमारे 3 सरफेस है, इसने पूछा है राइट साइड में, ये रहा राइट साइड। एक काम करते हैं, पहले एरो बना ले, पहले एरो बना लेते हैं। देखो भाई, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगा,
इधर भी बाहर जाएगा, इधर भी बाहर जाएगा और ये भी बाहर जा रहा है, तो ये हो गया E1 और ये भी हो गया E1। अच्छा बाय द वे तुमको पता है E1 और E2 की वैल्यू, पूछो क्यों? क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, और हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। शीट के केस में आर से इसका कोई रिलेशन है ही नहीं, ये तो पता है ना, तो इसीलिए दोनों की वैल्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी की सेम है, तो E1 E2 सेम है। ये नेगेटिव चार्ज है, इसका अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है, तो ये अंदर आ रहा है, इधर से भी अंदर आएगा और इधर से भी इधर आएगा, ये हो गया E2, ये हो गया E2, कोई दिक्कत? इसे बोले टू द राइट ऑफ द प्लेट्स। बच्चों राइट साइड में देखो, E1 इधर जा रहा है, E2 इधर आ रहा है, अगर मैं राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूं तो लेफ्ट डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया? E नेट या E राइट हो जाएगा E1 पॉजिटिव माइनस E2 नेगेटिव, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का इसीलिए आंसर क्या आएगा? E लेफ्ट वाला समझाना पड़ेगा या समझ गए? E2 पॉजिटिव है, E1 नेगेटिव है क्योंकि इधर आ रहा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, तो और थर्ड वाले का आंसर E बिटवीन द प्लेट्स। देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, E1 भी इधर जा रहा है, E2 भी इधर जा रहा है, तो दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो 2E हो जाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। जब सेम ही है तो 1 2 का क्या मतलब है? E बोल दो, तो 2E हो गया। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 से 2। अब बताओ सिग्मा की वैल्यू क्या है? 10 पावर माइनस 12 और अपॉन में सिग्मा नॉट, ये सॉरी एप्सिलॉन नॉट 8.85 into 10 raised to power minus 12। बताओ बच्चों अप्रोक्सीमेटली 2 ही आ रहा है, 1.9। हाँ 1.9, चलो जो भी है 1.9 आ गया, तो हमारे पास इन बिटवीन कितना आ गया? 1.9 वोल्ट पर मीटर या फिर वोल्ट मीटर, एक मिनट, और या फिर न्यूटन पर कूलम। समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया क्वेश्चन? सिंपल था। चले अगले पे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले उसको पढ़ो, गिवन डाटा निकालो, कोई पिक्चर दिमाग में बन रही है तो वो ड्रॉ करो, समझो, फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है ऑफ साइड्स दिस, तो चलो एक रेक्टेंगुलर शीट बना लेते हैं। ये बन गई 10 बाय 15, मान लो ये 10 सेंटीमीटर है और ये पक्का 15 सेंटीमीटर हो गया होगा, कोई दिक्कत? अब कह रहा है आर प्लेस इनसाइड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है 25 वोल्ट पर मीटर, सच दैट नॉर्मल टू द सरफेस। मान लो बच्चों सरफेस का नॉर्मल क्या है? एन कैप, ये नॉर्मल होता है ना, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना इसको पार करके ऐसे जा रहा है और वो नॉर्मल के साथ 60 डिग्री बना रहा है। बच्चों थीटा कितना हो गया? समझ में आ गया ना? नॉर्मल टू द सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी हुई है? 25 वोल्ट पर मीटर। इसने बोला ये है कि फाइंड द फ्लक्स थ्रू द रेक्टेंगल। बच्चों फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? कह रहा है फाइंड द फ्लक्स थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस। जल्दी बताओ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? गॉस थ्योरम से आंसर आ जाएगा, गॉस थ्योरम से आ जाएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉसियन सरफेस दिया ही नहीं है, उसके अंदर चार्ज कितना इंक्लोज हो रहा है पता ही नहीं है, तो हमारे पास एक और मेथड है फ्लक्स फाइंड करने का, E डॉट ds cos थीटा का लाइन इंटीग्रेशन। सही है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स फाइंड करना है अगर आपको, तो टोटल फ्लक्स के लिए E टोटल सरफेस एरिया इनटू cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बोलो 25, सरफेस एरिया की वैल्यू टोटल एरिया ले लो इसका, लेंथ इनटू ब्रेथ 10 इनटू 15 और cos थीटा नहीं cos 60। अब बच्चों सुनो, ये तो सेंटीमीटर में दिया है, हम लोग तो ऐसा ही करने काम करते हैं, तो मुझे इन दोनों को मीटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सही है गलत है? अब बताओ 25 4 से 100 हो गया, 0 से 0 कट गया, 5 2 से 10, 5 3 से 15, 5 will be equal to 3 into cos 60 कितना होता है? और यहाँ 4 2 से 8 हो गया, यानी कि 3 बाय 16। फ्लक्स की वैल्यू बोलो कितनी आ गई? 0.187 वॉट। तो इसकी यूनिट डालनी पड़ेगी,
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। खत्म। कोई दिक्कत? सिंपल था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। जो भी हमने टॉपिक पढ़े ना उसी पर बेस क्वेश्चंस आते आ रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में कर लेना। इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज रेडियली आउटवर्ड्स। मेरी बात समझ में आ गई? उससे बोले एक रीजन है, कोई स्पेस है, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा है। तो भैया बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तब निकलता है जब कोई पॉइंट चार्ज होता है पॉजिटिवली चार्ज, या हो सकता है कोई स्फीयर हो पॉजिटिवली चार्ज, या शीट है पॉजिटिव चार्ज, उसमें से बाहर बस बाहर निकल रहा है, इतना बोला है। एंड वेरीज विद डिस्टेंस आर, और उसने ये भी बोला कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड आर पर डिपेंड करता है। हम ये बात अच्छे से जानते हैं। ई आर पर कब डिपेंड नहीं करता है? जब होती है शीट, और ये आर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब शीट नहीं है यहाँ पर कोई शीट वाला चक्कर। अब ये सोचो ई आर पे डिपेंड कब कब करता है, या तो स्फीयर में, और या फिर पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज स्फीयर एक ही मान लेते हैं, क्योंकि बहुत दूर से देखोगे तो स्फीयर पॉइंट चार्ज दिखेगा, तो स्फीयर ही ले लेते हैं। और या फिर वो लाइन चार्ज हो। लाइन चार्ज का फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का? सिग्मा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन। तो आर पे डिपेंड कर रहा है ना, तो लाइन चार्ज होगा या तो स्फीयर होगा, इसके अलावा कुछ अभी तो फिलहाल नहीं आ रहा दिमाग में। तो इससे बोला इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है 250 आर वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब वो ये कह रहा है फाइंड द चार्ज कंटेंट इन अ स्फीयर। बोल दिया, स्फीयर आ गया। कह रहा है स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है वो बताइए, अगर उसका रेडियस इतना है और सेंटर एट ऑरिजिन, और चार्ज कहां पर है? सेंटर पे। पिक्चर क्या बनी बच्चों? स्फीयर जिसके सेंटर पे चार्ज है, पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पार करके परपेंडिकुलर जाएगा, बोलो हाँ। तो एन कैप भी वहीं जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहीं जा रहा है। थीटा कितना हो गया भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली तो बोल तो रहे रेडियली आउटवर्ड्स। पहले काम करते हैं, ई निकालते हैं। ई का फॉर्मूला बोलो। 250 आर। 250 आर की वैल्यू कितनी है? 0.2। कितना आ गया? कितना आ गया? 50 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब उसने ये बोला फाइंड द चार्ज कंटेनिंग अ स्फीयर ऑफ रेडियस फलाना। बच्चों क्यों ना फ्लक्स फाइंड कर लिया जाए। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट, टोटल फ्लक्स फाइंड कर रहे हो तो टोटल सरफेस एरिया, और कॉस कितना आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पे पता है स्फीयर में एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल है, तो 0 हो जाएगा थीटा। तो फ्लक्स कितना आ गया? ई हो गया 50, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, cos 0 1, 50 मल्टीप्लाई बाय 4, 22/7 आर का स्क्वायर, 0.2 इंटू 0.2। कोई दिक्कत? दोनों का डेसिमल हटा के अपॉन में 10 आ जाएगा, 10 से ये कट जाएगा, 2 से कितना आ गया? 5 से 5 भी कट जाएगा, 22 2 जा मल्टीप्लाई बाय 2 2 जा डिवाइडेड बाय कितना आया? कितना आ रहा है? 176। तो बाय 7 करके बताओ ना। तो एक काम करते हैं, इसको इतना ही रहने देते हैं, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा। और इसका फॉर्मूला आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा फाइनल आंसर बैटरी लो है, इसीलिए फ्लैश नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, काम करते हैं आगे। तो ये हमारे पास आ गया, हमारे पास फ्लक्स आ गया, पर ये हमारा फाइनल आंसर तो है नहीं। तो बच्चों हम क्या करें? हमको फाइंड क्या करना था? फाइंड द चार्ज। बच्चों फ्लक्स फाइंड करने का एक और मेथड भी तो है, गॉस थ्योरम, जिसका फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू क्यू बाय। कोई दिक्कत? फ्लक्स की वैल्यू ये रही 44 इंटू 4/7 इक्वल टू क्यू बाय, अगर मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं, क्यू कितना हो जाएगा? 44 इंटू 4/7 इंटू एप्सिलॉन नॉट, 8.85 इंटू 10⁻⁻12
बच्चों सॉल्व कर लेना, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा जो कि कितना आ रहा है 2.22 into 10 raised to power minus 10 कर लेना, यही आएगा। कोई दिक्कत हुई? भाई देखो क्वेश्चन को ना तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, तुम्हें फिगर बनाना पड़ेगा। जो भी दिमाग में पिक्चर बन रही है बना दो। फिर पहले मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, फ्लक्स निकाला। अब इसको सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा, फाइनल आंसर नहीं है, इसकी वैल्यू भी कहीं पुट करनी है। फिर गॉस थ्योरम लगा के दोबारा फ्लक्स निकाला, तब चार्ज आया। यही है ना टोटल चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, लगा दिया। कोई दिक्कत? चलें आगे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है छोटा सा है, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ दिस। बच्चों लाइन चार्ज कैसा होता है? इनफाइनाइट का मतलब पता नहीं कहां से आ रहा है कहां तक जा रहा है, और इसने ये बोला ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो कितना है, बोलो। ये दिया हुआ है ना, ये 4 है -4 है, हाँ ठीक है। और उसने पूछा है एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस, मतलब इससे कितना दूर बनाना है, 0.02 मीटर पे। तो बच्चों उतना ही बड़ा हम लोग क्या करेंगे, एक सिलेंडर ले लेंगे और हम उसकी डेरिवेशन यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है। स्टेटमेंट डाल के पूरा लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, एप्लीकेशन गॉस थ्योरम में पढ़ा था ना, विल बी लैम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। मुझे क्या फाइंड करना है, लैम्डा। तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। वीडियो स्टार्ट कर दी। ई की वैल्यू कितनी है, 2 पाई, r कितना है, एप्सिलॉन नॉट। असुविधा के लिए खेद है, 8.85 into 10 raised to power -12। तो जल्दी से मेरी सुविधा आसान कर दो। 10 raised to the power -7 क्या, 10 raised to the power -7 बस कूलम पर मीटर। भैया ये कैलकुलेट करना आप लोगों की जिम्मेदारी है, कृपया ये कर लें। मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, यही आएगा, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन समझाऊं फिर से, क्वेश्चन समझ में आ गया ना बच्चों? एक इसमें एक और क्वेश्चन का मैंने लिख दिया है, अ चार्ज कैपिटल Q इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ a/2 अबव द सेंटर ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्वायर सरफेस ऑफ HA। मैंने ये सेम क्वेश्चन SL में देखा था, उसमें एक ही जगह ना 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था और ये जो a/2 है इसकी जगह दिया हुआ था 5। ऑब्वियसली अगर ये 10 होगा तो ये 5 ही हो जाएगा a/2। तो इसमें इसकी पिक्चर कुछ ऐसी बन रही है, अबव देखो, अ चार्ज कैपिटल Q इज प्लेस्ड at a distance of a/2 above the center of horizontal square surface of HA। मतलब ऐसे समझ लो ये एक शीट है और क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर जैसी बना लेते हैं ऐसे, और इसके ऊपर एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर ऐसे हवा में उड़ रहा है और ये यहाँ से कितनी ऊंचाई पर है बच्चों, अगर मान लो ये A है स्क्वायर की साइड तो ये भी A ही होगी, और यहाँ से कितना ऊपर है, a/2। इतनी बात सबको समझ में आ गई? पिक्चर क्लियर हो गई? अब कह रहा है फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्क्वायर सरफेस। बच्चों खुद सोचो, अगर ये चार्ज, इस पर चार्ज है कैपिटल Q, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगा, सभी दिशाओं में जाएगा, ऊपर, इधर, इधर, आगे, पीछे, नीचे भी जाएगा। तो इस स्क्वायर शीट को भी पार करके जाएगा या नहीं जाएगा? मतलब समझ पा रहे हो या नहीं? जैसे ये शीट है ना स्क्वायर की, ये चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पार करके जाएगा या नहीं जाएगा? तो शीट के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ ये बताओ। अब नॉर्मल बच्चा ये दिमाग लगाता है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर शीट को परपेंडिकुलरली पार करके जा रहा है तो निकाल लेगा, पर यहाँ तो टेढ़ी टेढ़ी लाइनें भी हैं और सबका एंगल अलग अलग है, तो जो आप सोच रहे हो वैसे कभी भी होने नहीं वाला। इसका अप्रोच ये है कि हम यहाँ पर एक क्यूब बना लेंगे इमेजिनरी। ये एक इमेजिनरी मैंने क्या बना दिया बच्चों, क्यूब बना दिया। समझ में आया? अब बताओ गॉसियन सरफेस कौन है, क्यूब। क्यूब की एज क्या हो गई, a, और ये चार्ज पार्टिकल एग्जैक्टली उसके सेंटर पे हुआ कि नहीं? ऐसे समझो जिस कमरे में हम बैठे हुए हैं ये क्यूब है,
और ये जो सरफेस है ना नीचे जिस पे मैं खड़ा हूँ वो ये है, और इसके कमरे के सेंटर पे वो चार्ज पार्टिकल आ गया या नहीं आ गया, क्योंकि a/2 है, कोई दिक्कत। इस पूरे क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब, और यहां पर मैं लगा रहा हूं गॉस थ्योरम, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, टोटल फ्लक्स आ गया। लेकिन ये जो टोटल फ्लक्स है ये 6 फेस, इस कमरे में 6 फेस हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो अगर मैं ये कहूं फ्लक्स थ्रू 1 फेस, तो 1/6 कर दोगे, हाँ या ना, मेरी बात समझ में आ रही है। तो आंसर आ गया Q/6 एप्सिलॉन नॉट। और ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और मुझे लगता है ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर किताब में अवेलेबल है, जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ सकता है। भाई पूरे क्यूब का ही फ्लक्स एक बार में फाइंड कर दिया ना मैंने, पर उसने पूछा था सिर्फ इस वाले नीचे वाले बेस वाले सरफेस का, तो 6 से डिवाइड कर दिया, आ गया आंसर। और अगर चार्ज की वैल्यू देता है तो आप भी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को लिख के जाना, लिख देना, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। नहीं आ रहा समझ में, यूनिट लगा देना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, हो गया, पॉज कर दो। इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है। अब जरा ध्यान से सुनना बच्चों, क्योंकि मुझे एक 3D पिक्चर बनानी है तुम्हारे दिमाग के अंदर। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन में ये लोग पता है क्या करते हैं कई बार, अभी ये तो क्लियर है ना, इसमें भाई साफ दिख रहा था कि वो चार्ज पार्टिकल इस क्यूब के एग्जैक्टली सेंटर में है बॉडी के अंदर। तो टोटल फ्लक्स कितना हुआ, Q/ε0। तो एक फेस का कितना हुआ, डिवाइडेड बाय 6। 2 फेस का कितना हुआ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 का पूछेगा, जितने का पूछेगा, क्लियर है। क्वेश्चन में मैंने ये चेंज कर दिया कि वो जो चार्ज पार्टिकल है अगर मैं उसको उठा के किसी एक कॉर्नर पे रख देता हूं, चार्ज पार्टिकल को बॉडी के अंदर नहीं रख रहे हैं, बल्कि इस क्यूब के किसी भी एक कॉर्नर पे, यहाँ पे एक कॉर्नर पे रख देते हैं, तब टोटल फ्लक्स कितना होगा थ्रू द होल क्यूब। मेरी बात समझ में आ गई। तो इसको थोड़ा पिक्चर बनाते हैं, जरा ध्यान से देखो। एक काम करते हैं ना, इसी में थोड़ा एडिशन कर दूं। एक काम करते हैं, इस चार्ज को यहां से हटा के मैंने कहां पे रख दिया बच्चों, इस चार्ज के किसी भी एक कॉर्नर पे यहां पे रख देते हैं। अब उसने पूछा ये है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द होल क्यूब। क्वेश्चन पूरे लिखूं, ये समझ गए। देखो जो मैं केस बना रहा हूं उसके हिसाब से क्वेश्चन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। आप इसको बना के लिख लेना, लेट देयर इज अ चार्ज कैपिटल Q which is located at the edge, sorry, which is located at the any one corner of the cube whose side is A। मेरी बात समझ में आ गई। अब तुम लोग मुझे ये बताओ बच्चों कि यहाँ पर फ्लक्स कितना होगा। ये तो देखो पिछले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इसको इरेज कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, ध्यान से सुनो बच्चों। अगर ये कॉर्नर पे है, ये पार्टिकल, ये ऑब्जेक्ट या स्फीयर है, क्या पता क्या है, वो अगर कॉर्नर पे है तो पहले आप ये देखो कि ये कितने क्यूब के द्वारा शेयर हो रहा है। मतलब इस पिक्चर को थोड़ा जूम करते हैं, ये कॉर्नर ऐसा ही है और यहां पर बच्चों हमारा ये स्फीयर रखा हुआ है, वो चार्ज पार्टिकल। पिक्चर बनी दिमाग में कुछ? क्या ये पूरा का पूरा पार्टिकल इसी क्यूब में आ रहा है? क्या ये पूरा का पूरा चार्ज पार्टिकल इस क्यूब के अंदर आ रहा है? नहीं, बल्कि जरा सोचो इसके बाजू में भी एक क्यूब होगा, हाँ या ना, और इसके पीछे भी वो क्यूब कॉन्टिन्यूसली चल रहा होगा और इसके ऊपर भी होगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? अब आप खुद बताओ ये क्यूब, ये स्फीयर कितने क्यूब के द्वारा शेयर हो रहा है? 8, 1 2 3 और 4, और 4 ऊपर होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा मैं फिर से बनाता हूं, आप ऐसे देखो, इसको और अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं।
समझ पा रहे हो? कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ गड़बड़ हो गई है डायग्राम में। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, इसको इरेज ही कर देता हूं। अगर मैं एक स्फीयर को यहां पर लाकर रखूं तो बच्चों इसको इमेजिन कर पा रहे हो, आधा तो नीचे धंस गया। मेरी पिक्चर समझ में आ रही है? ये ऊपर से तो प्लेन दिख रहा था ना, तो अगर मैं यहाँ पर एक इसके सेंटर पे स्फीयर लाके रखूं तो ये आधा जो स्फीयर है, आधा उसको कितने क्यूब ने शेयर किया है? 1 2 3 4, और आधा इसके ऊपर भी होगा, तो इन चारों क्यूब के ऊपर 4 क्यूब होंगे। मतलब समझ गए ना, एक स्फीयर को 8 क्यूब शेयर कर रहे हैं, तो टोटल फ्लक्स कितना हुआ गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग? क्यू बाय कैपिटल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन फ्लक्स कितना हुआ थ्रू 1 क्यूब, तो 1/8 टाइम्स ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। पिक्चर समझ में आ गई ना भाई? तो ये 2 मिनट में आ जाएगा। वो जो कॉर्नर पे जब हम ले गए ना उसको, तो वो जो है ना 8 स्फीयर उसको शेयर कर रहे हैं, तो एक क्यूब के हिस्से में कितना आ रहा है? 1/8। तो जो भी टोटल फ्लक्स है उसका 1/8 कर दो, आंसर आ गया। क्या नहीं आ रहा समझ में? सिंपल था ना? चले अगले पे। हाँ और एक चीज, इसी के अंदर हम लोग अगर मान लो वो पूछे कि एक फेस का कॉर्नर पे है बट एक फेस पर मुझे फ्लक्स बताओ, तो होल क्यूब का तो 1/8 हो गया, क्लियर है ना? अब अगर 1 फेस का निकालना है तो बच्चों इसी आंसर को हम क्या करेंगे? 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे या 1/3 से? 1/6 से करना चाहिए वैसे तो, पर 3 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो जिस कॉर्नर पे ये है वहां पर 3 फेस आ रहे हैं, तो इस फेस के पैरेलल जा रहा होगा, उस फेस के पैरेलल और इस फेस के पैरेलल जा रहा होगा, तो वहां तो फ्लक्स 0 हो गया। क्रॉस कर रहा होगा इस वाले फेस के थ्रू, इस वाले फेस के थ्रू और ये सामने वाले फेस के थ्रू, तो 3 से डिवाइड करेंगे। तो अगर 1 फेस का फ्लक्स फाइंड करने को बोलता है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा Q बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज के लिए बच्चों इतना ही काफी है, ये वाला क्वेश्चन करके वीडियो को क्लोज करते हैं, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें 2 अपोजिट चार्ज है। हम सबको पता है एक होता है प्लस Q और एक होता है माइनस Q, और Q की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10⁻⁻6 कूलम, मतलब म्यू सी, है ना? और बच्चों 2a होता है डिस्टेंस सेपरेशन 2a, तो 2a कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर, ये रहा ना? तो 2 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 2 × 10⁻⁻2 मीटर। कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मुझे दिया हुआ है 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और पूछा गया है व्हाट मैक्सिमम टॉर्क डज द फील्ड एक्सर्ट ऑन डाइपोल। टॉर्क बताओ बच्चों, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? PE sin थीटा, पर थीटा तो दिया ही नहीं, तो थीटा कितना लोगे? थीटा हम 90 लेंगे, क्योंकि मैंने जब तुम्हें टॉर्क पढ़ाया था तो बताया था कि टॉर्क अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो टॉर्क लगता है मैक्सिमम। तो T का फॉर्मूला क्या हो गया? 2AQ E sin 90, sin 90 1 हो जाएगा। 2A कितना है? 2 × 10⁻⁻2। Q कितना है? E कितना है? 10⁵ × 1। बच्चों कितना हो गया? देखो 2 × 10⁻, पक्का ना? न्यूटन मीटर। चेक कर लो आंसर, सही है? तो ये भी कुछ भी नहीं है, ये न्यूमेरिकल ना के बराबर है। अभी हमें और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा संडेज को मैं न्यूमेरिकल करवाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।